हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आपके लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो आरटीआई पे आधारित है। सबसे पहले हम आरटीआई में चैप्टर 1 को कवर करेंगे। इसमें हम जानेंगे आरटीआई के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, आरटीआई के सेक्शन 1 के बारे में, सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 में डेफिनीशन दिया हुआ है और सेक्शन 1 में इसका शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है, कमेंसमेंट है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। जो लोग एसओएलडीसी, पीए और अन्य डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आरटीआई का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जानेंगे कि जो आरटीआई एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से आया है। तो जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है 19(1)(a). कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) से जो है आरटीआई एक्ट आया है। आरटीआई एक्ट कहाँ से आया है? कॉन्स्टिट्यूशन के 19(1)(a) से। 19(1)(a) में क्या है? तो 19(1)(a) में है क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसी से आया है क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एक कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 21। वो क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी क्या है? ये भी आरटीआई को, ये आर्टिकल भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। लेकिन जो आरटीआई जो एक्ट है वो 19(1)(a) की अवधारणा है, इसी से बनी है, इसी से निकल कर आया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा आरटीआई एक्ट है वो कब इनेक्ट हुआ था। ये इनेक्ट कब हुआ था? तो जो इसका इनेक्ट है ये इनेक्ट हुआ था 15 जून 2005 को। ये 15 जून 2005 को इनेक्ट हुआ था। लेकिन एग्जिस्टेंस में कब आया? फोर्स में कब आया? तो फोर्स में आया ये 12 अक्टूबर 2005 को ये फोर्स में आया था, पूरी तरह से लागू हो गया था। इसीलिए जो आरटीआई सप्ताह है, आरटीआई वीक है, आरटीआई वीक वो कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 5 से 12 अक्टूबर जो है वो आरटीआई सप्ताह मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरटीआई जो सप्ताह है वो कब आता है? तो 5 से 12 अक्टूबर होगा। समझ में आ रहा होगा। इसमें हम आगे देखेंगे कि जो आरटीआई एक्ट है उसको लाने का पर्पज क्या था। जो आरटीआई एक्ट है उसको लाने का पर्पज क्या था? आरटीआई एक्ट को लाने का पर्पज क्या था? तो इसका जो पर्पज था बेसिकली 3 पर्पज था। पर्पज था जो गवर्नमेंट मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी में क्या लाना था? गवर्नमेंट मशीनरी में ट्रांसपेरेंसी लाना था। क्या लाना था? ट्रांसपेरेंसी। और क्या लाना था? अकाउंटेबिलिटी लाना था। अकाउंटेबिलिटी लाना था। और क्या लाना था? तो करप्शन को क्या करना था? रोकना था। कंटेन करप्शन। करप्शन को क्या करना था? रोकना था। तो बेसिकली ये 3 पर्पज था गवर्नमेंट मशीनरी में। आरटीआई एक्ट को लाने का 3 पर्पज था। पहला ट्रांसपेरेंसी, दूसरा अकाउंटेबिलिटी और तीसरा क्या था? करप्शन को कंटेन करप्शन को रोकना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिए। हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला है, अगला वो हम आगे देखते हैं। हमारा अगला है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो जो शॉर्ट टाइटल है, तो इसका जो शॉर्ट टाइटल है, शॉर्ट टाइटल वो क्या है? शॉर्ट टाइटल तो आपको पता ही है क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन
एक्ट जो है इसका, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो इसका क्या है, शॉर्ट टाइटल है। और जो इसका एक्सटेंट क्या है, तो एक्सटेंट जो है ये पूरे इंडिया में एक्रॉस दी कंट्री यानी ऑल ओवर इंडिया जो है क्या है, ये एप्लीकेबल है। क्या है, एप्लीकेबल है ऑल ओवर इंडिया। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, अब जम्मू कश्मीर में भी है। और कमेंसमेंट कब हुआ था, तो कमेंसमेंट तो आपको पता ही है कब हुआ था। तो कमेंसमेंट हुआ था पूरी तरह से कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से क्या हो गया था, लागू हो गया था। लेकिन इनेक्टमेंट कब हुआ था, तो वो भी पता है आपको, 15/6 क्या है, 15/6/2005 को इनेक्टमेंट हुआ था। क्या हुआ था, इनेक्टमेंट। इस दिन कुछ प्रोविजन क्या हो गया था, लागू हो गया था। और पूरी तरह से कब हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रोविजन जो है वो 15 अक्टूबर को ही लागू हो गया था। तो वो जो प्रोविजन है वो हम देख लेते हैं। 15 अक्टूबर को जो लागू हुआ था वो हुआ था जो सेक्शन 4(1) जो है वो लागू हो गया था उसी दिन। किस दिन, 15 जून 2005 को ही लागू हो गया था। 4(1) में वो सुओमोटो डिस्क्लोजर है, वो 4(1) में है। इसके अलावा जो है जो 5 का सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है वो लागू हो गया था। तो 5 का 1-2 क्या है, तो 5 का 1-2 वही है, CPIO को क्या करना है, CPIO को नॉमिनेट करना था। और जो है कापीओ यानी सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नॉमिनेट करना था। ठीक है, तो ये जो है उसी दिन लागू हो गया था। और क्या है, तो और है 12 और 13, सेक्शन 12-13 वो हो गया था। और जो है 15-16 वो हो गया था। और क्या हो गया था, 15-16 हो गया था। उसके बाद हो गया था 24, और उसके बाद हो गया था 27, और उसके बाद हो गया था 28 ये सेक्शन। तो ये 12-13 में क्या है, तो 12 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। और 13 में उसका टर्म ऑफ ऑफिस है। और ये 15 में स्टेट का है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया। और 24 में एग्जेम्पशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड है RTI से वो है। और 27 में जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल बना सकता है। और 28 में क्या हो सकता है, तो 28 में जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है रूल बना सकता है। तो ये चीज़ें जो है उसी समय लागू हो गई थी 15 जून 2005 को। और बाकी जो लागू हुआ था, जो रिमेनिंग प्रोविजन है, रिमेनिंग RTI का जो रिमेनिंग प्रोविजन था वो कब लागू हुआ था। प्रोविजंस जो है RTI का रिमेनिंग प्रोविजंस है वो इनेक्टमेंट से 120वें दिन क्या हुआ था, लागू हुआ था। 120वें दिन का मतलब कब लागू हुआ था, 12/10/2005 को पूरी तरह से लागू हो गया था। समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे, हमारा अगला है डेफिनीशन। सेक्शन 1 का हम देख लिए, क्या क्या देख लिए, तो सेक्शन 1 में था हमारा शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट और कमेंसमेंट तीनों देख लिए। अब हम सेक्शन 2 देखेंगे जिसमें डेफिनीशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डेफिनीशन। तो पहला जो सेक्शन 2 का पहला डेफिनीशन है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या होगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगा, तो जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो सेंट्रल का पब्लिक अथॉरिटी रहेगा, जो सेंट्रल का पब्लिक अथॉरिटी होगा। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब
यह जो मिनिस्ट्री है, आगे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, फिर भी हम देख लेते। जो मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, PSU है, जो भी इसके अंडर में है, वो उस पे जो रूल्स रेगुलेशंस जो बना सकती है वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस पब्लिक अथॉरिटी के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब होगा? तो स्टेट के पब्लिक अथॉरिटी के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। यानी स्टेट के पब्लिक अथॉरिटी यानी क्या? तो स्टेट का जो मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, PSU, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो आप सेक्शन 2 का ए, पहला जो सब सेक्शन ए है, ए से शुरू भी होता है, ए से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी होता है। तो इस तरह से आप जो है सेक्शन के साथ साथ इसका जो मीनिंग है वो भी आप देखते चलेंगे तो सही रहेगा। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा है बी में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो सेक्शन जो RTI के सेक्शन 12 के जो 1 में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो मीनिंग दिया हुआ है 12 के 1 में, वही मीनिंग जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का होगा। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, देखिए सी में, अब सी से सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, अब सी से सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, सी यहाँ जो है CPIO सी में है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। सी में है, 2 के सी में। तो ये क्या है? तो ये सेक्शन किस में है? तो सेक्शन 5 का जो 1 है, उसमें जो CPIO का मीनिंग होगा वही मीनिंग सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का होगा। और इसमें जो है CPIO में क्या इंक्लूड है? तो कापियो भी इंक्लूड है। कापियो यानी सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कापियो। ठीक है, ये कापियो किस में दे रखा है? तो सेक्शन 5 के 2 में दे रखा है कापियो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। CPIO 5 के 1 में है, और कापियो CPIO में कापियो भी इंक्लूड है, वो किस में है? 5 के 2 में है। ठीक है, जो मीनिंग वहाँ होगा वही मीनिंग यहाँ होगा इसका। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा क्या है? यह चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्या है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो कहाँ दिया हुआ है? तो जो सेक्शन RTI का सेक्शन जो 12 का 3 है, जो 12 का 3 है, उसमें जो इसका मीनिंग होगा वही मीनिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है RTI एक्ट में, उसका क्या मीनिंग है? तो यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मीनिंग है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो RTI एक्ट है उसको क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करवाएगा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, वो होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है RTI एक्ट में। तो टोटल 5 है, वो हम 1 बाई 1 देखते हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो। तो जो हमारा पहला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो है स्पीकर। क्या है? स्पीकर है। तो जो स्पीकर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो कहाँ कहाँ होगा कॉम्पिटेंट? तो जो लोकसभा होगा, क्या होगा? लोकसभा, यानी हाउस ऑफ पीपल, उसमें जो है वो स्पीकर होगा। उसके अलावा किस में हो जाएगा स्पीकर? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, उसमें भी स्पीकर होगा। और दूसरा है चेयरमैन। दूसरा क्या है इसी में है चेयरमैन। चेयरमैन कहाँ होगा? तो काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के लिए, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के लिए चेयरमैन होगा। या और क्या हो सकता है? यह लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा, वो भी, उसके लिए भी क्या हो जाएगा? उसके लिए भी चेयरमैन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएगा। और स्पीकर जो है लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। ठीक है,
और दूसरा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा सुप्रीम कोर्ट के केस में। सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम 3 नंबर पॉइंट देख लेंगे। तो 3 नंबर पॉइंट में क्या है? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है क्या होगा? हाई कोर्ट के केस में होगा। हाई कोर्ट के केस में क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट के केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। फिर हमारा आगे है कि जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है वो क्या क्या है? अदर के केस में होगा। अदर अथॉरिटीज इस्टेब्लिश्ड बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन उसके केस में कौन होगा? प्रेसिडेंट या गवर्नर होगा। प्रेसिडेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, गवर्नर होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो है 5वां पॉइंट। वो किसके लिए होगा? तो यूटीज के लिए होगा। तो समझ में आ गया क्या है? ये सब जो है क्या होगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा आरटीआई एक्ट में किसके लिए? रूल्स रेगुलेशंस के लिए और आरटीआई को सही से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इंफॉर्मेशन। हम जो है इंफॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन। एफ से फॉर्मेशन और एफ से जो है क्या है? इसका सब सेक्शन है 2F में इंफॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है कौन कौन सा जो मटेरियल है वो इंफॉर्मेशन में काउंट होगा। तो इसमें जो है एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंफॉर्मेशन में आता है। क्या आता है? एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। इंक्लूडिंग क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। क्या क्या होगा? तो इंक्लूडिंग में है रिकॉर्ड है। क्या है? रिकॉर्ड्स है। और क्या है? तो डॉक्यूमेंट्स है। क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। और क्या है? मेमोज है। और क्या है? मेमोज है। फिर क्या है? ईमेल्स है। उसके बाद क्या है? तो ओपिनियन है। क्या है? ओपिनियन है। ओपिनियन के बाद क्या है? एडवाइस है। एडवाइसेज है। एडवाइसेज के बाद क्या है? प्रेस रिलीज है। उसके बाद क्या है? तो सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर है। उसके बाद क्या है? ऑर्डर्स है। लॉगबुक्स है। और क्या है? लॉगबुक्स है। उसके अलावा आगे हम देख लेते हैं 11 में कॉन्ट्रैक्ट है, रिपोर्ट है, पेपर्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, रिपोर्ट्स है, पेपर्स है, सैंपल्स है। और क्या है? मॉडल्स है। डेटा मटेरियल है। मॉडल्स है। डेटा मटेरियल ठीक है। डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो सब क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन में आएगा।
ठीक है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको और ध्यान में रखना है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी। क्या है? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी है। प्राइवेट बॉडी जैसे ही नाम आएगा वैसे ही जो है लगेगा कि ये नहीं, ये इन्फॉर्मेशन में नहीं होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, नहीं प्राइवेट विच कैन बी एक्सेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, विच कैन बी एक्सेस्ड, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो ये जो है 17 पॉइंट जो है वो इन्फॉर्मेशन में आएगा, जिसमें जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था कि जो है अगर कोई प्राइवेट बॉडी है और पब्लिक अथॉरिटी उसके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है किसी लॉ के तहत, तो वो भी इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पूछता है ये कि जो इन्फॉर्मेशन का जो डेफिनीशन है वो किस में आएगा? तो 2F में आएगा। फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेशन भी F से होता है और F नंबर में है भी, 2 के F में। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। ठीक है। और आगे जो हमारा अगला पॉइंट दे रखा है G, वो आगे है दिया हुआ। तो अगला जो है हमारा है वो हम देख लेंगे। वो क्या है? प्रिस्क्राइब्ड। क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब यहाँ है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो हो जाएगा। आगे हम देखेंगे हमारा पब्लिक अथॉरिटी। अब यहाँ देखेंगे पब्लिक अथॉरिटी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे याद रखेंगे? किस सेक्शन में है? तो 2 के H में। कैसे याद रखेंगे? तो लोकतंत्र में आपको पता है कि जो हायर अथॉरिटी होता है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है वो पब्लिक होता है। इस तरह से आप जोड़ के याद रखेंगे कि हाईएस्ट अथॉरिटी पब्लिक होता है, यानी पब्लिक अथॉरिटी। तो H में है हाईएस्ट अथॉरिटी, वो कौन है? पब्लिक अथॉरिटी। यानी 2 के H में डेफिनीशन दे रखा है पब्लिक अथॉरिटी का। और इसमें पब्लिक अथॉरिटी में इसका क्या डेफिनीशन होगा वो हम देखते हैं। तो इसमें है कि एनी अथॉरिटी है, बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है। एनी अथॉरिटी, बॉडी, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये याद रखना है। एनी अथॉरिटी, बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, प्राइवेट बॉडी की बात नहीं हो रही है। एनी अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशन किसका होगा? सेल्फ गवर्नमेंट का। इस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाई, देख लेंगे इसमें 2-3 पॉइंट है। एक नंबर पॉइंट है कि बाई और अंडर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। बाई और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पहला हो गया। दूसरा है, क्या है दूसरा? तो दूसरा है 2 नंबर पॉइंट क्या है? बाई एनी अदर लॉ, ठीक है, मेड बाय पार्लियामेंट, बाई एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ये हो जाएगा। तीसरा है वही बाई एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, ये हो जाएगा। हो गया। और उसके बाद जो है क्या है 4 में, क्या है, या डी में जो भी है, बाई नोटिफिकेशन और ऑर्डर मेड बाय
एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बाय नोटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये है। इसके अलावा 4 हो गया। इसके अलावा इसमें 2 और इंक्लूड्स है पॉइंट पब्लिक अथॉरिटी में। और कौन कौन सा है उसको आप 5 में भी ले सकते हैं। वो कौन सा है, तो बॉडी, एनी बॉडी, बॉडी एनी बॉडी ऑन्ड, कंट्रोल्ड, एनीबॉडी ऑन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड जो है क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। और दूसरा जो है इसको 6 में भी रख सकते हैं या इसको ए भी बना सकते थे। और दूसरा है नन, क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, एनजीओ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, ठीक है, बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी समझ में आ गया। पहले था कि कोई भी अथॉरिटी होगा, किसका होगा, सेल्फ गवर्नमेंट का, इस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट हो जाएगा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बाय पार्लियामेंट हो जाएगा, बाय नोटिफिकेशन मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगा। उसके अलावा क्या है, सब्सटेंशियली अगर फाइनेंस्ड है वो भी हो जाएगा, और एनजीओ भी कोई हो जाएगा जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है। तो ये पब्लिक अथॉरिटी में आ गया। हम आगे देख लेंगे हमारा अगला क्या है। हमारा अगला है रिकॉर्ड। क्या है हमारा अगला, हमारा अगला है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड किस में है, 2 के आई में है। रिकॉर्ड किससे होगा, आई से ही रिकॉर्ड होता है। आई के बिना तो कोई कुछ रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता है। तो आई यानी आँख से ही रिकॉर्ड होगा, आई से ही। तो 2 के आई में क्या होगा, तो रिकॉर्ड होगा। अब रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा, तो इसमें 3 पॉइंट है, उसको हम देख लेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है रिकॉर्ड में वो है डॉक्यूमेंट। क्या आएगा, डॉक्यूमेंट आएगा, और मेनू स्क्रिप्ट आएगा। क्या आएगा, मेनू स्क्रिप्ट आएगा, और क्या आ जाएगा, फाइल आ जाएगा। ये 3 चीज़ हो गया। फिर बी नंबर में है कि जो है एनी माइक्रो फिल्म हो जाएगा। माइक्रो फिल्म का मतलब है कि जो है कोई काफ़ी वैल्यूएबल दस्तावेज है जो नष्ट ना हो जाए, तो उसका हम माइक्रो फिल्म यानी वीडियो बना लेते हैं उसके पेज का। माइक्रो फिश हो गया, और क्या है, माइक्रो फिश हो जाएगा। ठीक है, F माइक्रो फिश हो गया। और क्या हो जाएगा, फैक्सी माइल हो जाएगा, फैक्सी माइल हो जाएगा, फैक्सी माइल। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये भी रिकॉर्ड में आ जाएगा। फिर है आगे ये है रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज। यही जो फिल्म वगैरह बनाए हैं उसी को अगर दोबारा रिप्रोडक्शन करना है उसके इमेज का जो फिल्म में है, इम्बॉडीड इन माइक्रो फिल्म, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, जो फिल्म बनाए हैं उसका अगर इमेज निकालते हैं तो वो भी रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसके अलावा है कि एनी अदर मटेरियल क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर और डिवाइस, प्रोड्यूस्ड बाय अगर कंप्यूटर है तो वो भी हो जाएगा। कंप्यूटर के द्वारा अगर कोई मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है या कोई अदर डिवाइस के द्वारा हुआ है तो वो भी किस में आ जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो रिकॉर्ड का समझ में आ गया, ये सारा जो है ना ये रिकॉर्ड में आ जाएगा। और रिकॉर्ड को कैसे याद रखेंगे, तो रिकॉर्ड किससे होगा, आई से। डेफिनीशन किस में, 2 के आई में रिकॉर्ड है। हो गया। आगे हमारा है, आगे हम अपना देख लेते हैं। आगे हमारा है राइट टू इन्फॉर्मेशन।
अब जे में है राइट टू इन्फॉर्मेशन। जे कैसे, आरजे को तो आप जानते ही होंगे, रेडियो जॉकी, ठीक है। तो वहाँ जो आर से रेडियो था, जे से जॉकी था, और यहाँ जो है, यहाँ आर से क्या होगा, तो यहाँ आर से राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा। तो जे में क्या होगा, आर जे, यानी जे में राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा। ऐसे आप दो के जे में राइट टू इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। और राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है वो हम देख लेंगे। तो इसमें 4 पॉइंट है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है 1 नंबर में, वो है क्या, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन में कोई भी सिटीजन जो है वर्क का इंस्पेक्शन कर सकता है, तो इंस्पेक्शन ऑफ वर्क आ जाएगा। और क्या कर सकता है, और डॉक्यूमेंट का भी इंस्पेक्शन कर सकता है, तो वो भी आ जाएगा। और क्या कर सकता है, तो रिकॉर्ड का भी इंस्पेक्शन कर सकता है, तो रिकॉर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में इंस्पेक्शन का राइट है, वर्क का, डॉक्यूमेंट का, रिकॉर्ड का। दूसरा है कि कोई भी सिटीजन जो है आपसे क्या ले सकता है, ट्रैकिंग नोट ले सकता है, या एक्सट्रैक्ट ले सकता है। एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ले सकता है। एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट ले सकता है। ये आप देते ही हैं, जब वो मांगता है तो आप देते ही हैं। और रिकॉर्ड्स का भी मांग सकता है, तो ये आप देते ही है जब वो मांगता है। उसके अलावा वो क्या ले सकता है, तो सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल भी ले सकता है। टेकिंग सर्टिफाइड मटेरियल ऑफ सैंपल भी क्या कर सकता है, वो सैंपल भी ले सकता है। और इसमें चौथा है, क्या है चौथा है कि वो आपसे जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में मांग सकता है, तो डिस्क में मांग सकता है। और किस में मांग सकता है, तो आपको फ्लॉपीज में मांग सकता है, फ्लॉपीज में मांग सकता है। टेप्स में मांग सकता है, वीडियोज में मांग सकता है, कैसेट में मांग सकता है, वीडियो में मांग सकता है, कैसेट में मांग सकता है। ठीक है, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मांग सकता है। और किस में मांग सकता है, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी क्या कर सकता है, मांग सकता है। या और प्रिंट आउट भी मांग सकता है। और किसके थ्रू क्या कर सकता है, प्रिंट आउट ले सकता है, किसका, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर है। प्रिंट आउट ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में स्टोर है उसका भी, कंप्यूटर या अदर डिवाइस में जो स्टोर है वो भी ले सकता है। आगे हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो है वो देख लेते हैं। आगे जो है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है। तो जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो के में दे रखा है। तो इसका क्या मीनिंग होगा, तो इसका जो है 15 के 1 सेक्शन 15 के 1 में जो मेंशन किया हुआ है वही इसका मीनिंग हुआ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का। ठीक है, स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का क्या होगा, तो जो सेक्शन 15 के 3 में मेंशन कर रखा है वही होगा। स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको जो 5 के 1 में दे रखा है वही इसका हो जाएगा। 5 के 1 में इसमें अगर जैसे इसमें कापियो भी होगा, जो यहाँ सापियो होगा, सापियो होगा, वो हो जाएगा 5 के 2 में। वो किसके लिए, सापियो के लिए, यानी स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए। ठीक है, एम समझ में, के एल एम क्लियर हो गया।
आगे हम देख लेते हैं, हमारा एक और पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट है? तो n नंबर पॉइंट है थर्ड पार्टी का। तो थर्ड पार्टी सबसे लास्ट में दे रखा है 2 के n में, और ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। थर्ड पार्टी में है कौन कौन होगा? तो पहला तो होगा क्या, पर्सन्स, क्या होगा? पर्सन्स अदर देन, पर्सन्स अदर देन सिटीजन, पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कौन होगा? तो पर्सन होगा अदर देन सिटीजन में, जो आरटीआई लगा रहा है उससे उसको छोड़ के कोई दूसरा व्यक्ति का अगर इंफॉर्मेशन मांगता है तो वो थर्ड पार्टी में आएगा। और थर्ड पार्टी में जो दूसरा है वो पब्लिक अथॉरिटी है, वो भी इंक्लूड है। पब्लिक अथॉरिटी अगर कोई है वो भी किस में आएगा? थर्ड पार्टी में। तो थर्ड पार्टी में पर्सन अदर देन सिटीजन होगा मेकिंग इन्फॉर्मेशन, और पब्लिक अथॉरिटी भी होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से जो है हम आपको इसका पार्ट दूसरा भी जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत